हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स और अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 26 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी, करंट अफेयर्स के साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। वास्तव में एक तरीके के अधिकार की डिमांड हो रही है। अधिकार का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जब हम कोई चीज़ यूट्यूब में पब्लिश करते हैं या हम कोई भी चीज़ इंटरनेट में पब्लिश करते हैं तो वहाँ से हम अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसे वहाँ से इरेज कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक चलाते होंगे या आप इंस्टा चलाते होंगे तो वहाँ पे आपकी कुछ बेसिक जानकारी वो मांगते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये मूवमेंट शुरू हुई है। तो प्रश्न उठता है आखिरकार है क्या। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा। इसमें आपसे अभी डेप्थ में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आप डिटेल में बताओ कि यूरोपियन यूनियन ने इसके खिलाफ क्या किया है, भारत में इसके लिए क्या प्रोविज़न है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आपसे इतना ही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही राइट टू बी फॉरगेटन मूवमेंट किससे संबंधित है। तो आप बता देंगे कि कंप्यूटर से या कहें कि निजता के अधिकार से, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या है इसको बेसिक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। ये इंटरनेट सर्च डेटाबेस वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब ये व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती। ठीक है, तो इतनी बातें समझना है। प्रश्न उठता है क्या इंडिया में इसके लिए कोई लॉ है। तो इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, ध्यान देना मेरी वर्ड को। इसके लिए कोई अलग से एक लॉ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है उसमें इसको मान्यता दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे क्या फॉरगेटन के लिए अलग से इंडिपेंडेंट रूप से लॉ है, तो नहीं। हाँ, इसको शामिल जरूर किया गया है। और एक और बात आपको पता है, राइट टू प्राइवेसी किस में दिया गया है, पुट्टा स्वामी केस में, जो कि 2017 में आया था। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब आपसे इस पे क्वेश्चन किसी भी तरीके का नहीं पूछेगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब बात आती है, हाँ, एक कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आर्टिकल 21 का किससे संबंधित है और दूसरी चीज इसे किस अमेंडमेंट के अंतर्गत लाया गया। एक और उसी में क्वेश्चन बताना। देखते हैं आज आपका नॉलेज कितना है कि जो अमेंडमेंट आया था वो अमेंडमेंट वास्तव में किन किन से संबंध रखता है, प्रस्तावना से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से या फिर नीति निर्देशक तत्वों से। इन चार में से आपको ये भी ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलिए, या तो केवल होगा या तो उपयुक्त सभी होंगे या इनमें से जो हों वो बताइए। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, क्या है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। बाकी आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा, ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था। तो ये वास्तव में 3 रिपोर्ट जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तीनों, इसलिए तीनों याद रखना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक है, या आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन में कह रहा हूँ। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि एसडीजी गोल से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पे जानते हो ये आईआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने इसको आपको पास्ट में कवर कराया है, बट हम आपको आगे भी कवर कराएंगे क्योंकि आज आर्टिकल इतना इसमें डेप्थ में हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम इसको जब आगे आपको कवर कराएंगे तो इसमें जो भी कोर इंडस्ट्री आती हैं, जो 8 इंडस्ट्री हैं, उस पे क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें से वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है, रिफाइनरी का है कि इलेक्ट्रिसिटी का है ना, कि स्टील का है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन हो जाता है। हालांकि अगर आपने प्रीवियस हमारी करंट अफेयर्स की होगी मई 2020 से लेके दिसंबर तक, तो वहाँ पे 3 से 4 बार कवर कराया है। खैर 1 अगस्त से तो हम सब कुछ रिवाइज कराएंगे ही, छूटेगा कुछ भी नहीं आपका। ठीक है, अगली हमारी जो रिपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट है डिजिटल एवं सतत भारत सुविधा सर्वेक्षण
किसके द्वारा? यूएनएस्केप के द्वारा। यूएनएस्केप का क्या पूरा नाम है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया पैसिफिक जब नाम आता है एपेक का तो हमें ये लगता है कि इंडिया इसका मेंबर होगा, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ध्यान देना, एपेक का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन यूएनएस्केप का इंडिया जरूर मेंबर है। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि भाई साहब एपेक का तो है नहीं, तो एशिया पैसिफिक का कैसे हो सकता है? तो है इंडिया मेंबर। ठीक है, टोटल इसमें कितने मेंबर हैं? 53 कंट्री इसमें मेंबर हैं और 9 एसोसिएट मेंबर हैं। एसोसिएट मेंबर का मतलब कि उनको सदस्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन वो आते हैं, चाय पानी पीते हैं, बस वही होता है ना। कुछ लोग आ जाते हैं शादी में सिर्फ अपना मतलब पहचान बनाने के लिए। किस लिए? क्योंकि उनको जलेबियां खानी थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना क्या 1992 में हुई? तो नहीं साहब, इसकी स्थापना 1947 में। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और बताएं। यूपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन ये बहुत पूछती है कि निम्न में से कौन यूएन की बॉडी है, कौन नहीं है। हालांकि कौन है कौन नहीं है इनकी लिस्ट तो हम आपको प्रीलिम पैड में प्रोवाइड ही कराते हैं, बट आपको यूएन से जो रिलेटेड बॉडी होती है ना, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएं जिसके आगे यूएन लगा हो। ठीक है, जैसे यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, आपका यूएनएस्केप हो गया, यूनेस्को हो गया। तो ये जो यूएन लगा होता है, इससे आप समझ जाना ये इसी की बॉडी है। ठीक है, बाकी हम आपको लिस्ट बताएंगे कि इसमें WHO शामिल होता है कि नहीं होता है, क्या इसमें जो WTO है वो अलग है क्या, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये यूएन की बॉडी है कि नहीं, क्या ट्रैफिक यूएन का पार्ट है कि नहीं, सब कुछ बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि बैंकॉक शहर में इसका हेडक्वार्टर है, थाईलैंड में। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थाईलैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए। लेकिन हम थाईलैंड की लोकेशन अभी आपको नहीं बताएंगे, इसको हम लास्ट में बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक आर्टिकल हमारा और आएगा फिलीपींस से रिलेटेड, तो उसे भी हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और इसकी रिपोर्ट है यूएनएस्केप की। वो कौन सी रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, ये याद करना। आप सोच रहे हो सर इंग्लिश में याद करें, बिल्कुल। यूपीएससी में जब भी आपको रिपोर्ट मिलेगी ना, वो तो 1 अगस्त से जब हम पेपर कराएंगे तो सॉल्विंग करने का फार्मूला भी बताएंगे, बट जब भी आपको रिपोर्ट मिला करें आप उसे इंग्लिश में ही देखा करें और इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि बहुत फायदा होता है। हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व। इसका बैकग्राउंड हम आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बट आपको पता होना चाहिए। हमने आपको पास्ट के 2 से 3 दिन पहले का आर्टिकल बताया था जिसमें हमने आपको सीबीडी के बारे में बताया था। सीबीडी याद है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, उसी के 20 वर्षों के बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो समिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम आए थे, उसी में एक सीबीडी पार्ट था और उसी में एक पार्ट था यूएनएफसीसी। काफ़ी सारे निकल के आए थे। यूएनएफसीसी किससे रिलेटेड है? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और इसी के अंतर्गत कई सारे प्रोटोकॉल हुए जिसमें क्योटो प्रमुख है। ठीक है, और क्योटो जो प्रोटोकॉल है, इस क्योटो प्रोटोकॉल की खास बात क्या थी? इसने जो मैकेनिज्म अपनाया था वो यही था, CBDR, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए? अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा मेरा CBDR का संबंध है, तो आप बताएंगे यूएनएफसीसी से। ऑप्शन में CBD भी देगा तो आप कहेंगे नहीं साहब इससे नहीं है, यूएनएफसीसी से है, क्योंकि आपको CBDR और CBD सेम लगेगा। तो इस बात से आपको बचना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि करता क्या है, तो इसका नाम से आपको समझ में आ रहा, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सामान्य सा ये हुआ कि देखो सभी लोग जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, तो दोषी सभी हैं, लेकिन क्या कह रहा, बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे ज्यादा किए हैं उनका उत्तरदायित्व तो ज्यादा है। जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इरा चल रहा था तो उस समय जो यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया था, तो इसलिए वो जो पोल्यूशन किए हैं उस पोल्यूशन की उनको पे करना पड़ेगा। किनको? जो इस समय डेवलपिंग कंट्री हैं उनको, और यही पेरिस क्लाइमेट में कहा गया है। ठीक है, तो आप समझ गए
और एक और बात इसमें कही गई है कि ये लोग केवल पैसा ही पे नहीं करेंगे, बल्कि जो नवीन टेक्नोलॉजी हैं जैसे सोलर पैनल हैं उनको सस्ते में देंगे, जैसे विंड पावर है उसको सस्ते में देंगे, सेल गैस है उसको सस्ते में देंगे, और जो विकासशील देश हैं उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकने का काम नहीं करेंगे, लेकिन खुद की जरूर रोकेंगे क्योंकि ये पहले खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल वही बात है, आपने बचपन में किया होगा कि जब आपको पैसे कोई दे के जाता होगा, कोई रिश्तेदार आपका, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को देते ही ना हो रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार भी बड़े वो होते हैं ना, तो मान लीजिए दे के गया, तो कुछ बच्चे क्या होते थे तुरंत जाके दुकान में पैसा खर्च कर देते थे, और कुछ क्या होते थे अपना बचा के रखते थे, जब इसका खर्च हो जाता था फिर इसका यूज करते थे, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। तो देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट कह रहा। यह सिद्धांत वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की स्थिति में विकसित और विकासशील, केवल विकसित नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है, दोनों हैं, राज्यों के योगदान में ऐतिहासिक अंतर, ऐतिहासिक का मतलब इंडस्ट्रियल एरा, और इन समस्याओं से निपटने के लिए उनकी संबंधित आर्थिक व तकनीकी क्षमता अंतर को मान्यता प्रदान करता। आप सोचो कितने जटिल शब्द थे, अगर मैं आपको ये ना बताता पैसे देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरा की बात है, तब आप ये तीनों वर्ड नहीं समझ पाते, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। चलिए अगला आर्टिकल है सकल पर्यावरण उत्पाद। सकल पर्यावरण उत्पाद हम आपको बताएं, इससे पहले आपको तो अच्छे से पता होगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पढ़ते हो ना हमेशा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक कंट्री है, उस कंट्री की एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कोई बाहरी व्यक्ति और कोई आंतरिक व्यक्ति मिलकर जितनी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं जीडीपी है, किसी भी देश की इकोनॉमी की, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद की शुरुआत की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे कि इनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके यहाँ की जितनी भी ये डाइवर्सिटी है, इनके यहाँ का जितना भी ये इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी प्रॉस्पर, काफ़ी समृद्ध बन सके। और समृद्धता के लिए अगर हमारे पास ये पैमाना होगा कि आज हमारा जो पेड़ों का या वनों का जो घनत्व है इतने परसेंट बचा है, क्योंकि 72% एरिया जो उत्तराखंड का है वो वनों से आच्छादित है, ठीक है। तो इसलिए ये इसी को देखेंगे, हरासमेंट को देखेंगे कि जैसे जीडीपी गिरती है ना, तो बिल्कुल वैसा ही। तो आप समझ गए। अब इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या करेगी? प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करेगी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। पीडीएस 70 क्या है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा पीडीएस 70 क्या है? ये एक एस्ट्रॉयड है, ये एक स्टार है, ये एक टेलीस्कोप है, ये एक आपको दे देगा न्यूक्लियर बॉम्ब है, या एक ड्रोन है? तो आप बताएंगे नहीं साहब, ये एक स्टार है जिसको यंग स्टार कहते हैं। कहाँ पे मिला है? पृथ्वी में? नहीं साहब, पृथ्वी से काफ़ी दूर मिला है। काफ़ी दूर का मतलब एक्सोप्लैनेट में। अब प्रश्न आता है आप में से कई बच्चों को कि सर एक्सोप्लैनेट क्या होता है? लास्ट में हमने कई बार पढ़ाया, बट फिर भी एक लाइन में बता देंगे। एक्सोप्लैनेट उन प्लैनेट को कहते हैं जो हमारे सन के, हमारे सोलर सिस्टम में चक्कर ना लगा के किसी पड़ोसी के यहाँ चक्कर लगाते हैं, उसको कहते हैं एक्सोप्लैनेट। जैसे आपके गांव के मोहल्ले के जो भी लोग हो ना, जो आपकी तरफ आपका साथ ना दें और दूसरे की तरफ जाके उनकी चुगलियां करें, आपकी बुरी बातें बताएं, उनको नाम दे दिया करो एक्सोप्लैनेट। जैसे मेरा जो गांव है, आपको छोटी सी बात बताते हैं, हम भी नहीं समझ पाए थे कभी, और वो नामकरण हम ही ने किया था। मेरे गाँव में एक एरिया है जहाँ खूब लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उस जगह पे, ठीक है। तो उस जगह की इतनी लड़ाई होती है कि मेरे पिताजी ने उसका नाम रख दिया गाजापट्टी। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि इसका नाम गाजापट्टी क्यों रखा। बाद में जब एक दिन मैंने ऐसे ही पिताजी से पूछा गाजापट्टी क्यों रखा, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ खूब लड़ाई होती है। अब वो मुझे तो हिस्ट्री बताएंगे नहीं कि इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य क्या क्या हो रहा है। तो मैंने जब पढ़ा अपनी क्लास में कि गाजापट्टी होती क्या है, किसको कहते हैं, तो पता चला अच्छा डेड सी के पास में है, तब मुझे समझ में आया। तो वही चीज़ है, आप लोग भी ऐसे नाम रख लिया करो कि एक्सोप्लैनेट हमारे पड़ोसी हैं, मम्मी उनको एक्सोप्लैनेट आप बोला करो, है ना। तो चीज़ें इससे आपको याद होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तब मेरा उसी समय कॉन्सेप्ट गाजापट्टी का क्लियर हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आई स्टेम क्या है?
आई स्टेम नाम से समझ जाएंगे तो आप इसका आंसर समझ जाएंगे। आई स्टेम का फुल फॉर्म क्या हुआ? आई स्टेम का फुल फॉर्म हुआ जाके इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। नाम से समझ में आ गया कि इंडिया में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं उन सब का एक डेटाबेस बनाना, उनका एक पोर्टल बनाना। क्यों पोर्टल बनाना? ताकि उनको स्ट्रेंथ किया जा सके, इंडिजीनियस रूप से यानी कि स्वदेशी रूप से डेवलपमेंट किया जा सके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का। अब इन सबको एक साथ मिला दो, क्या कि आई स्टेम एक तरीके का पोर्टल है जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग की क्षमता को लोगों की मजबूत किया जाता है ताकि स्वदेशी रूप से हम साइंस के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सकें। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा बता देंगे। ये एक और काम करता है कि जो पेटेंट होते हैं, जो प्रकाशन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होता है, उनको भी लोगों के साथ में शेयर करता है। पेटेंट का क्या मतलब? पेटेंट का मतलब जैसे आप ये लोगो देख रहे हैं, ठीक है, श्री IAS का ये आपको लोगो मिल रहा है, तो ये लोगो का पेटेंट है, यानी कि इस लोगो के अलावा कोई व्यक्ति दूसरा नहीं इस लोगो को यूज कर सकता है। ठीक है, श्री IAS एकेडमी जो ये नाम है इसको कोई नहीं यूज कर सकता है। ये जो हमारा नोट्स है इसको कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं पेटेंट और प्रकाशन। हालांकि दोनों में डिफरेंट एक और है कि कॉपीराइट उसको बोलते हैं जो किताबों से संबंधित होता है, पेटेंट उसको बोलते हैं जैसे दवा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की रिसर्च, इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है गुरु पूर्णिमा। कई सारे बच्चों ने बधाई दी, सभी ने बधाई दी। कुछ ने बधाई इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको शर्म आ रही थी, हालांकि कुछ ने पर्सनल बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मुझे दी। ठीक है, खैर वैसे भी आपको पता है मैं तो आपका गुरु हूँ नहीं, मैं तो ऑलरेडी आपका मास्टर हूँ। ठीक है, फिर भी आपने दे दिया, हमने रख ली, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या होती है गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा वास्तव में बुद्ध और हिंदुओं यानी कि बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों का एक पवित्र दिवस है। आपसे सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु पूर्णिमा का संबंध केवल हिंदुओं से है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, महात्मा बुद्ध से भी है। हिंदुओं से क्यों है? क्योंकि हिंदुओं के जो पवित्र या कहें कि जो महान व्यक्तित्व महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन, ठीक है, उन्होंने वेदों का संपादन किया था। यानी कि फर्स्ट टाइम वेद जब रिटन हो चुके थे गणेश जी के द्वारा, तो पहली बार उनको मार्केट में उतारा था महर्षि वेदव्यास ने कि भाइयों खरीद लो। ठीक है, 18 पुराण भी लिखे थे, महाभारत भी लिखी थी, श्रीमद् भागवत गीता की भी रचना की थी। अब यहाँ दो बातें बता दें। पुराणों के बारे में उग्रश्रवा का नाम आता है, यहाँ पे PIB में उन्होंने इनका भी नाम दे दिया, तो आप इनको भी कर सकते हैं क्योंकि इनके बाद उग्रश्रवा ही आते हैं, इनके बेटों में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उग्रश्रवा नहीं थे। तो 18 पुराण पिताजी के नाम पे तो आएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। बौद्ध के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे दो बातें आपको और बताएं, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते हैं उस घटना को क्या कहते हैं आप बताना। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई उसको क्या कहते हैं ये भी आप बताना। हालांकि इसका आंसर तो हम आपको दे ही देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा पवित्र दिवस इसी को कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों आती है? क्योंकि बुद्ध ने पहली बार बुद्ध के जन्म की वो बात है। ठीक है, तो इसलिए से बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 4 आर्य सत्य कौन से? अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? 4 आर्य सत्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 4 आर्य सत्य की संकल्पना किस में है? तो बौद्ध धर्म में। कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। मतलब दुख भी है, उसका कोई कारण होगा, उसके निरोध यानी कि उसको दूर करने की कोई एक विधि होगी, और वो जो विधि है उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं है? ये अष्टांगिक मार्ग गलत लिखा है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो कौन कौन से हैं, कौन नहीं शामिल है आपको पता नहीं। सम्यक का क्या मतलब होता है? सम्यक का मतलब होता है नीर क्षीर विवेक। नीर क्षीर का मतलब तथ्य और तर्क का उचित समन्वय, यानी कि भगवान है कि नहीं है, रैशनल अप्रोच, उसको बोलते हैं सम्यक। तो सम्यक वाक मतलब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
ये वाली बात है। सम्यक विश्वास, बिल्कुल नीर चीर होके विश्वास करना। सम्यक विचार, सम्यक जीविका, ईमानदारी पूर्वक। सम्यक समाधि, ऐसा नहीं कि हम समाधि लेने जा रहे हो, पता चला कि वहां पे रसगुल्ले की टेबल रखी हो, रसगुल्ले खा रहे, उसको समाधि नहीं बोलते हैं, ठीक है। सम्यक स्मृति, मतलब जो आपकी याददाश्त हो वो भी मजबूत हो। सम्यक प्रयास, अपना सर्वस्व झोंक दो। और सम्यक कर्म, अटूट मेहनत करो, ठीक है। ये बातें होती हैं, ठीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए, मृत्यु को तो मैंने बता दिया, अब आपको उसका बताना है, क्लियर। रामप्पा मंदिर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में यूनेस्को ने इसे इंडिया का 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया में पहले से 38 थे, अब ये 39 हो गए हैं, ठीक है। हालांकि अभी हमने यहाँ पे 43 को प्रपोज कराया है, बट वो धीरे धीरे दे रहे हैं। ये तो 2019 में हमने इसको प्रपोज किया था, बट इन्होंने अभी इसको दिया है, ठीक है। तो अभी और आने हैं, धीरे धीरे आएंगे, बट आपको अभी करंट के लिए इतना पता हो कि 39 यहाँ पे हो गए हैं। 38 हमारे पहले से थे, क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए, रामप्पा मंदिर है क्या? ये रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ऑलरेडी हमने इसका एडिटोरियल भी आपको आज या कल शेयर किया है, ठीक है। तेलंगाना में स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। तेलंगाना पता है, आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है। 1213 एडी में गणपति देव नाम के जो राजा थे, जो कि काकतीय वंश के थे, उन्होंने इसे बनवाया था। और खास बात जानते हैं क्या? ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके मूर्तिकार पे पड़ा है, यानी कि इस मंदिर को बनाने वाले उस कारीगर के नाम पे इसका नाम रखा गया रामप्पा, क्योंकि रामप्पा वो कारीगर थे। किसकी मूर्ति है? रामलिंगेश्वर स्वामी की, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बस बात है, दो बातें वो याद रख लेना कि सैंडबॉक्स तकनीक क्या होती है, ठीक है। सैंडबॉक्स तकनीक का सिंपल सा मतलब समझो, सैंडबॉक्स तो होता क्या था, इतने बड़े बड़े बक्से बनाए जाते थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े बक्से। इन बक्सों में बालू को, रेत को, बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों को भर दिया जाता था, ठीक है। ये किस लिए काम आते थे? मंदिर की नींव के लिए, और फिर इसके ऊपर एक पूरा भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता था, समझ गए। जैसे कि आज आप लोगों का घर बनता होगा तो देखना, घर दो टाइप के बनते हैं। एक तो जमीन खोद के पिलर बनाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे, ऐसे पूरे घर में आपके यहाँ लगभग 6 पिलर मान लो ऐसे बनाए गए, ठीक है। तो ये जो गड्ढे होते हैं, इनमें क्या किया जाता है? पहले नीचे सरिया डाली जाती है, उसका जाल बिछाया जाता है, जाल में फिर गिट्टी और मोरम डाली जाती है, फिर उसके ऊपर एक पिलर ऐसे खड़ा किया जाता है, फिर उसमें मतलब गिट्टी मोरम डाली जाती है और पूरा इसको भर दिया जाता है, और फिर इसको मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, और फिर यही जो पिलर होता है इसको 5-5 फुट 10-10 फुट तक ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। तो ये जो नीचे बॉक्स भरा गया, ये नींव का काम करता है, इसी को बोलते हैं सैंडबॉक्स तकनीक, ठीक है। उस समय तो गारा सीमेंट तो ऐसी थी नहीं जो इतना वो यूज करते हैं। इतनी बातें समझ गए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, आप बता देना कि भवन निर्माण या मंदिर निर्माण से संबंधित है। एक यात्री ने लिखा था कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा अगर कोई है तो वो यही रामप्पा मंदिर। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है? इसलिए मैंने लिखी है कि कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि एक यात्री ने दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में से सबसे चमकीला तारा कहा था। वास्तव में ये काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया, इसमें सैंडबॉक्स तकनीकी का श्रेष्ठतम उपयोग किया गया। साथ ही ये किसी मूर्तिकार, ये उस मंदिर के मूर्तिकार के नाम पर इसे स्थापित किया गया। हाल ही में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्थल के रूप में दर्जा दिया है। अब बताओ, इतनी बड़ी लाइन दे दिया चौड़ी चौड़ी, अब आपको यही नहीं पता कि कौन होगा, और उसने नाम दे दिया विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी मंदिर, ठीक है, और विट्ठल देव का मंदिर और रामप्पा। रामप्पा पे तो जिंदगी में ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा इन्हीं तीन होंगे, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो याद रखना रामप्पा है। लास्ट हमारा आर्टिकल है गोल्डन राइस। ऑलरेडी आपने मई के करंट में हमसे पढ़ा था, बट फिर भी बता देते हैं गोल्डन राइस क्या है। फिलीपींस जो देश है उसने गोल्डन राइस की वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देकर दुनिया का पहला देश बन गया। यानी कि फिलीपींस ने अब कहा है कि आप गोल्डन राइस का वाणिज्यिक स्तर पर, यानी कि व्यापार के लिए आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि यह हानिकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए की प्रचुरता को सिद्ध करता है, जिससे कैंसर व दृष्टिहीनता के जो रोगी होते हैं उनको इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा फिलीपींस की लोकेशन
और उधर हमने आपको बताया था सिंगापुर और बैंकॉक की, ठीक है। तो उन दोनों को हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी माता है, ये अफ्रीका अपना पड़ोसी, ठीक है। और ये है हमारा इंडिया, और इंडिया से हम चले थाईलैंड, और थाईलैंड में थोड़ा पीछे और आएंगे, आपको यहाँ पे ये मिलेगा आपका फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस तो हम आपको पहले दिखाएं, पहले हम आपको थाईलैंड दिखा देते हैं। तो ये आप थाईलैंड देख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछता है थाईलैंड में कि बैंकॉक कहाँ है, तो आपका ये बैंकॉक देख रहे हो। अब यहाँ पे इसी को ध्यान देना, ये आपको यहाँ पे इसने बैंकॉक दिखाया, ठीक। यहाँ पे आपको ताइवान दिखाएगा, और यहाँ पे फिलीपींस दिखाएगा, और फिलीपींस का आपको मनीला दिखा देगा, ठीक है। अब आप बताओ कि मनीला ऊपर है कि फिलीपींस, ये आपका बैंकॉक ऊपर है। मनीला नीचे होगा, बैंकॉक ऊपर होगा। तो उत्तर से दक्षिण कई बार राजधानियां और शहर लगाने को देता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिलीपींस कहाँ पे है, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ये आपका मनीला है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो सिमिलर है मतलब, लेकिन माना यही जाता है कि मनीला नीचे है और वो ऊपर है, ठीक है। तो आप ये देख लिए बैंकॉक और ये। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा कि मनीला कहाँ पे, तो आप बता देना यहाँ पे मनीला है, ताइवान ऊपर है, लाओस उससे ऊपर है, वियतनाम उसी के पास में, थाईलैंड के पास में, ठीक है। तो आपने लोकेशन देख ली। बाकी यहाँ छोटे छोटे आइलैंड आपको पता है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, आपको ये भी पता है, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट ये आप देख रहे हैं, साथ ही आपको पता है यहाँ पे क्राक कैनाल है, क्लियर। बाकी आपको मैपिंग कराएंगे ही, उम्मीद है आप पूरी बातें समझ गए। चलिए यहाँ पे एक पलाऊ कंट्री देखो, आपको दिखाई पड़ा होगा अभी, हाँ ये पलाऊ आइलैंड है। इसने लास्ट 2018 में यहाँ पे सनस्क्रीन को बंद कर दिया था। जो हमारे यहाँ क्रीमें आती ना कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट क्रीम से बच सकते हो, फेयर एंड लवली लगा लो या फिर आप लॉरियल का लगा लो, उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे बंद कर दिया गया। चलिए, उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, सारे आर्टिकल्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं 27 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।